नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो लोकतांत्रिक राजनीति है बुक, उसका चैप्टर 2 का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। बड़ा लंबा बोलना पड़ रहा है। क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी, यानी कि पार्ट 3 जो पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि संघीय व्यवस्था को चलाने में 2 पॉइंट, यानी कि भाषाई राज्य और भाषा नीति, ये किस तरीके से मदद करती है। आज हम लोग इसका तीसरा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो कि है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में। देखिए दोस्तों, प्राचीन का मतलब बहुत प्राचीन नहीं, अपने देश के आज़ाद होने के बाद, लेकिन अभी के पहले का, यानी कि 1990, 1985 या फिर उससे पहले के दशक की बात करता हूँ। उस समय पर क्या था कि अपने देश में ज़्यादातर राज्यों में केंद्र सरकार जो थी, जिस पार्टी की केंद्र सरकारें थी, वही पार्टी की सरकार राज्य सरकारों में भी थी। ठीक है, तो अब क्या होता था, यानी कि राज्य में जो राज्य सरकार है वही पार्टी केंद्र में भी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, राज्यों में दूसरी पार्टी आ गई, लेकिन केंद्र में वही पार्टी बनी रही, या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जो विरोधी पार्टी एक केंद्र में और एक राज्य में हो। तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास देखो ज़्यादा पावर होता है। पहले की अगर मैं बात करूँ तो जब दोनों के पास दोनों जगहों पर एक ही जैसी पार्टी है, यानी कि मान लीजिए ये अपना देश है और इस देश में जितने भी राज्य हैं, इन सब में वही पार्टी है जो यहाँ पर पार्टी है। ठीक है, अब दोनों की सत्ता, मतलब सत्ता पर दोनों एक ही जैसी पार्टी, तो इन लोगों ने अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करा ही नहीं। इनको लगा कि हमारे जो ऊपर से अधिकार दिए जा रहे हैं, फिर ऊपर से जो काम किए जा रहे हैं वही सही है। और अगर ये कुछ मना भी करते थे तो इनको कुछ कहने का मतलब हक ही नहीं था, क्योंकि दोनों यार एक ही पार्टी के होते। तो अगर ऊपर वाला बड़ा सीनियर मना कर रहा है तो छोटा कैसे बोल सकता है कि हाँ मुझे चाहिए। लेकिन बात तब शुरू हुई जब यहाँ पर पार्टियां बदल गईं। यहाँ पर अगर कोई और पार्टी थी तो राज्यों में कुछ एक जगहों पर जो पार्टियां बदल गई, जैसे यहाँ पर तो वही है, इनको छोड़ करके ऐसे राज्य जहाँ पर विरोधी पार्टियां थी, उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग जब मांगने की कोशिश करी, मतलब अपने अधिकारों का प्रयोग करना शुरू करा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने अधिकारों को यूज करने के लिए इन्होंने इनसे परमिशन लेना शुरू करा, तो हुआ गया कि केंद्र सरकार ने उनके अधिकारों को, उनके प्राधिकारों को पलटने की कोशिश करी, राज्य सरकारों को भंग करने की कोशिश करी। तो ऐसे में बहुत सारी राज्य सरकारें भंग हो गई। तो केंद्र सरकार ने क्या करा, अपने अधिकारों का, अपने संवैधानिक अधिकारों का गलत प्रयोग करा राज्य सरकारों को हटाने के लिए। किन राज्य सरकारों को हटाने के लिए? जो उनकी पार्टी की नहीं हुआ करती थी। तो इससे क्या होता था दोस्तों, तो ये जो था ये संघवाद के खिलाफ था, क्योंकि संघवाद का मतलब है एक साथ चलना या फिर सब लोग मिलकर के रहना। लेकिन यहाँ पर तो केंद्र सरकार राज्यों को तोड़ने में लगी थी। लेकिन 1990 की स्थिति में 1990 के बाद में ये स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। अब क्या हुआ, 1990 के बाद में जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां बनने लगी। किसी की यहाँ पर पार्टी है, मतलब किसी और पार्टी की सरकार है, किसी और पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। तो ऐसे में उन लोगों ने गठबंधन बनाया, क्योंकि सबके पास बहुमत ही नहीं था। तो बहुमत नहीं था, तो ऐसे में जब गठबंधन करा और गठबंधन करके एक नई सरकार बनाई, तो फिर इससे इन लोगों में जो है संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की एक नई प्रकार की संस्कृति पनपी, या फिर हम बोल सकते हैं नए प्रकार की सोच का जन्म हुआ कि यार हमारे जो अधिकार हैं हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने मांग भी उठाई। इनके खिलाफ जो है, मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ एक्शन भी लिया गया, जो कि न्यायालय ने लिया, और इस पर एक मुक्त रूप से अधिकार बना दिया गया कि आप राज्य सरकार के कोई भी, मतलब जो पावर्स होंगी उनको आप बैन नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग राज्य सरकारों को नहीं तोड़ सकते। तो ये फिर काफ़ी अच्छा हो गया। न्यायालय ने जो है घोषित कर दिया कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो भी अधिकार है उनको स्पष्ट रहना जरूरी है। तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो थी वो अब अपने अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, लेकिन साथ में। तो यहाँ पर जो संघवाद है उसको भी बहुत ज़्यादा बल मिलता है इससे 1990 के बाद से, कि राज्य सरकार केंद्र सरकार साथ में ही रह करके काम करेंगी, और कोई भी केंद्र सरकार चाहे किसी की भी पार्टी हो यहाँ पर, वो किसी भी प्रकार की राज्य पार्टी या किसी भी राज्य की किसी भी पार्टी को भंग करने में बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलें फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है भारत में भाषाई विविधता। भाषाई विविधता का मतलब है कि हमारे देश में कितनी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जब दोस्तों 2001 में भारत की जनगणना हुई थी, एक्चुअली आपको जनगणना के बारे में पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हर 10 साल पे जनगणना की जाती है। 2001 में हमारे यहाँ पहले हुई थी, फिर उसके बाद में 2011 में लास्ट हुई, और अभी जो होगी वो 2021 में होगी जनगणना। तो जब 2001 में जनगणना हुई तो उसके अकॉर्डिंग अपने भारत में लगभग 1500 भाषाएं निकली।
और 1500 भाषाएं जो रजिस्टर करी गई कि हमारे भारत में 1500 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से हर भाषा को रजिस्टर करना पॉसिबल नहीं था। तो क्या करा गया, हर एक भाषा को जो मिलती जुलती भाषा है उन सबको मिला करके एक भाषा बना दी गई। जैसे कि आप समझ सकते हो कि भोजपुरी जो भाषा है वो बिल्कुल हिंदी जैसी होती है, कुछ एक वर्डों को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है लेकिन फिर भी हिंदी जैसी होती है। तो भोजपुरी, हिंदी, ऐसे ही बिहारी टाइप की जो कुछ भाषाएं हैं जो एक जैसी लगती हैं, उर्दू वगैरह, तो इन सबको मिला करके एक भाषा बना दी गई और इस हिसाब से कई सारी भाषाओं को कंबाइन कर करके एक भाषा बनाई गई। तो इस हिसाब से 114 ऐसी भाषाएं थी जो कुल मिला करके हमारे यहाँ पर एक ग्रुप बन करके भाषाएं बनी। यानी हम बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से 114 भाषाएं अपने देश में बन चुकी थी, लेकिन उसमें से केवल 22 भाषाओं को हमारे देश में रजिस्टर करा गया, यानी कि जो पंजीकृत की गई, यानी जो ऐसी भाषाएं जो देश में लिखित भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाओं को अनुसूचित लिस्ट में डाल दिया गया, अनुसूचित लैंग्वेजेस में, और हिंदी को अपनी मेन भाषा बना दी गई। और जो बाकी की 114 में से जितनी भी भाषाएं बची उन भाषाओं को जो है गैर अनुसूचित भाषाएं रख दिया गया। तो ये भाषाओं की कुछ विविधता थी जो आपको याद रखनी चाहिए। छोटा सा नॉर्मल सा पॉइंट है और आपको जो है अच्छे से याद रहेगा तो आगे आपको काम आएगा। फिलहाल एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको अगले पार्ट में बना करके दे दूंगा, जो कि होगा भारत का विकेंद्रीकरण। छोटा सा पॉइंट है लेकिन मैं अगली वीडियो बना दूंगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट जो है मिलते रहें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।